नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। चुनाव का जबरदस्त माहौल है। नेता चुनावी प्रचार में जी जान से जुटे हैं। बयानबाजी चरम पर है। रैलियां, रोड शो, चुनावी कैंपेन, जनसभाएं, हर जगह चुनावी चर्चा ही हो रही है। पर इतने इंपॉर्टेंट टाइम में एक बार फिर से कांग्रेस के युवराज गांधी परिवार के चश्मोचिराग पीएम इन वेटिंग राहुल गांधी लापता है। राहुल गांधी कहां है, किसके साथ है, क्या कर रहे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। रांची में रविवार के दिन विपक्ष की उल गुलाल न्याय रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें राहुल गांधी को भी जाना था, पर राहुल गांधी रांची नहीं पहुंचे। उस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि राहुल गांधी को फूड पॉइजनिंग हो गई है, इस वजह से वो रैली में शामिल नहीं होंगे। पर रांची की रैली के बाद राहुल गांधी की मध्य प्रदेश, केरल से लेकर तमाम अलग अलग राज्यों में रैलियां होनी थी, जिसे अचानक से कैंसिल कर दिया गया। पर सवाल ये है कि क्या वाकई में राहुल गांधी इतने बीमार हो गए हैं? चुनाव के बीच आखिर कहां गायब है राहुल गांधी? आज इसे पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कहां गायब है राहुल गांधी? देखिए, ये फूड पॉइजनिंग की जो बात हो रही है, अभी तक दूसरी खबर नहीं आई। जैसे जयराम रमेश ने सबको, मीडिया को बताया था कि राहुल गांधी की तबीयत खराब है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया राहुल गांधी की तबीयत खराब है, इसलिए रैली में नहीं आ पाए। ये तबीयत खराब होने के बाद क्या इलाज उनका 10 जनपद में हो रहा है। जैसा कि इनका पारिवारिक जो हॉस्पिटल है वो गंगाराम है। सर गंगाराम हॉस्पिटल में ही ये लोग इलाज करवाते हैं। सोनिया गांधी की भी तबीयत बिगड़ती है तो सर गंगाराम जाती हैं। प्रियंका वाड्रा जो पिछले दिनों बहाना बना दी थी, उस समय भी फूड पॉइजनिंग हो गया था प्रियंका वाड्रा को, और परेशानी हुई कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होना है, राहुल गांधी के साथ नहीं दिखना है, तो फूड पॉइजनिंग का बहाना बनाओ। और सर गंगाराम हॉस्पिटल में इलाज के लिए गई थी एक दिन में, यानी कि 2-4 घंटे में हॉस्पिटल से चली आई, फिर भी 1 सप्ताह तक उनको रेस्ट चाहिए। समस्या ये है कि क्या इन्हीं लोगों को ये बीमारियां होती हैं? क्या देश उस वैसे लोगों पर भरोसा कर सकता है जो इतने महत्वपूर्ण समय में पार्टी की कमान संभाल रहे हैं और छोटी मोटी बीमारियों के कारण सप्ताह तक अंडरग्राउंड रहते हैं, रेस्ट मोड में रहते हैं? लेकिन बात दूसरी है। अगर ये बात नहीं है कि राहुल गांधी की तबीयत खराब नहीं हुई है, तो दूसरी बात तो यही है कि उनको फूड पॉइजनिंग नहीं हुई, बल्कि पॉलिटिकल पॉइजन मिल चुका है। जिस तरीके से पॉलिटिकली ये घिर चुके हैं, अपने जो इतने लंबे समय से भ्रम पैदा कर रहे थे, जो हंगामा खड़ा कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि हम इनडायरेक्टली जो बात कहना चाहते हैं वो हमारे समर्थक समझ ले, यानी कि मुसलमान समझ ले इस बात को कि हम तुम्हें कुछ और विशेष देना चाहते हैं। आगे जब हमारी सरकार बनेगी तो ये जो आर्थिक सर्वेक्षण की बात हो रही है, संपत्तियों के सर्वे की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा पिछड़ों की श्रेणी में तो मुसलमान ही आते हैं। जो कई रिपोर्ट्स के हवाले से कांग्रेसी बार बार कहते रहते हैं कि मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ कौम है। और सच्चर कमेटी की भी रिपोर्ट आई, उसके ऊपर भी कांग्रेस कुछ समय तक बैठी हुई थी, क्योंकि उसको लग रहा था अभी तो हमारी सरकार है और लंबे समय तक सरकार अभी रहेगी, तो इस बीच अगर इसको उभारते हैं तो फिर आगे के लिए हमारे पास मुद्दा नहीं रहेगा। कमेटी की रिपोर्ट आई, मुसलमानों को बहुत पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा बताया गया, उस पर कोई ऐसे सुविधाएं देने की बात नहीं हुई। लेकिन इन लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी और की, और वो कॉन्स्पिरेसी थी कि रिजर्वेशन में इनको भी इंक्लूड किया जाए, धर्म के आधार पर रिजर्वेशन। जैसे कि इन लोगों को, ऐसा मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलता ये बात नहीं है, मुसलमान भी रिजर्वेशन लेते हैं, क्योंकि ये जातीय आधार पर जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसमें वर्ग के आधार पर ओबीसी बनाया गया, उसके बाद एससी और एसटी बनाया गया। तो ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिलते हैं उस कैटेगरी में मुस्लिमों की जातियां भी आती है। हर स्टेट में मुस्लिम की जातियां जो है वो ओबीसी के कैटेगरी में जाती है और उसको ओबीसी के तौर पर रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन चूंकि एससी में नहीं आ सकता, चूंकि एसटी में नहीं आ सकता, तो इन लोगों ने सोचा कि सारे मुसलमानों को, चाहे वो मुसलमानों में फॉरवर्ड कास्ट का ही क्यों ना हो,
शेख हो, सैयद हो, पठान हो, खान हो, ये सारे लोगों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसके लिए धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने की बात करें। अब ये कॉन्स्पिरेसी जो ये लोग कर रहा था, इनडायरेक्टली राहुल गांधी जो संदेश देना चाह रहे थे अपने मौलाना गैंग को, जो इन लोगों की सीक्रेट मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग का तो भंडाफोड़ कर दिया पीएम मोदी ने। और पीएम मोदी जब फुल फॉर्म में आए, जब भारतीय जनता पार्टी का भ्रम टूट गया, लगने लगा कि ये जो हम बार बार पासमानदा करते हैं, कुछ नहीं होने वाला। पासमानदा भी वही है जो कि अपर कास्ट के मुसलमान हैं। ये सब लोग पीएम मोदी को सत्ता से उखाड़ने की साजिश में हिस्सेदारी करते हैं। तो इसलिए ये भ्रम हटाओ और सीधे अब आर पार के जंग की शुरुआत करो, क्योंकि जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हैं वो तो सीधे तौर पर उनके पक्ष में बात करती है। तो हम उन लोगों के पक्ष में बात क्यों ना करें जो हमें सपोर्ट करता है। अब उनका गुब्बार फूटा, पीएम मोदी फुल फॉर्म में आए और राजस्थान में उन्होंने एक विस्फोट कर दिया। और वो विस्फोट ऐसा था कि राहुल गांधी के 10 जनपद तक उसकी गूंज सुनाई दी और अचानक से वो अंडरग्राउंड हो गए। उनके पास कोई उपाय ही नहीं बचा कि अब रैलियों में जाकर बोलेंगे क्या। इसका विरोध करते हैं तो फिर ये लगेगा कि ये मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों को ये संसाधन में हिस्सेदारी नहीं चाहते। ये जो मनमोहन सिंह की सरकार के समय कहा गया था कि सबसे ज्यादा अधिकार रिसोर्सेस पर ये मुस्लिमों का है, वो उस थ्योरी से राहुल गांधी इत्तेफाक नहीं रखते, वो उसको सपोर्ट नहीं करते। तो इसलिए वो चुपचाप बैठ गए और अपने आसपास के चमचे बेलचे को मैदान में उतार दिया कि पहले तुम इस समस्या का समाधान करो, पहले इसे शांत होने दो। जो पीएम मोदी ने ये बात कही है आर्थिक सर्वेक्षण के ऊपर, उस मामले को थोड़ा शांत करो। आप लोग चुनाव आयोग जाओ। चुनाव आयोग में इन लोगों ने शिकायतें की और उसके बाद जो चुनाव आयोग जिसके ऊपर ये सारे संवैधानिक संस्थानें जो है उसके ऊपर कांग्रेस पीछे पड़ी रहती है कि भारतीय जनता पार्टी से सेटिंग है, भारतीय जनता पार्टी के साथ सुप्रीम कोर्ट है, भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग यानी कि ईवीएम में छेड़छाड़ करती है, मैच फिक्सिंग कर रही है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, मोदी के इशारे पर। तो अब जब ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी के इशारे पर चल रही है तो तुम मोदी की शिकायत लेकर वहां जा क्यों रहे हो। जब इन लोगों को लगता है कि अब हमें इसकी जरूरत है तो उसके पीछे पीछे गुहार लगाने पहुंच जाओगे। जब लगेगा कि इसको बदनाम करके हमें फायदा मिलेगा तो उसको बदनाम करने की कोशिश लेकिन कब तक आखिर राहुल गांधी बिल में छुपे रहेंगे? एक ना एक दिन तो बाहर आना ही पड़ेगा ना। देखिए, कोशिश तो यही थी, कोशिश ये थी कि बांसवाड़ा में पीएम मोदी ने कह दिया और वो जब शांत हो जाए 2-4 दिन के अंदर तो हमारा बहाना शांत हो जाए। आज तो पीएम मोदी ने फिर से कड़ा, लेकिन फिर वही बात हुई, पीएम मोदी यहां रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने अगला एक और स्टॉक दिया, शॉक दिया इन लोगों को कि देखो यही कांग्रेस और इंडिया अलायंस है जो पहले यूपीए हुआ करती थी। ये सारे लोगों ने एक नई कॉन्स्पिरेसी बनाई थी कि ये जो दलितों पिछड़ों यानी एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है, ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, उसमें सेंधमारी कर दें, उसको काट के हम दें किसको, तो मुसलमानों को। धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की बात ये लोग कर रहा है। अब इन लोगों को लगा कि अभी तो लगता है मामला शांत नहीं होगा, राहुल गांधी इसका विरोध करे, क्योंकि पीएम मोदी ने चैलेंज किया। उन्होंने कह दिया है कि पिछली बार जब राजस्थान में एक 30 सेकंड का मेरा भाषण था, पूरे भाषण में पूरी बातों में 30 सेकंड का वो रेफरेंस था मनमोहन सिंह की सरकार के समय और राहुल गांधी के आर्थिक सर्वेक्षण पर। उस 30 सेकंड के भाषण ने कांग्रेस और विपक्ष को ऐसे बौखला दिया कि वो मेरे पीछे पड़ गए, मिर्ची लग गई है इन लोगों को। लेकिन क्या राहुल गांधी, कांग्रेस या कोई भी विपक्षी पार्टियां जो इन लोगों के साथ है, ये आकर ये बात कहेगी कि ये मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात नहीं करते? ये चैलेंज करें, ये आके सामने में बोले कि नहीं नहीं, हमें मुसलमानों के रिजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, हम इनको विशेष सुविधाएं नहीं देंगे, कम से कम ये बोले आके।
लेकिन अब ये बात करेंगे कैसे, क्योंकि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, स्मृति ईरानी भी जहां जहां जा रही हैं राहुल गांधी को लेकर खुलकर कड़ा प्रहार कर रही हैं। अमेठी को लेकर अब वो कह रही हैं कि जीजा की नजर उस सीट पर है। अब साले साहब क्या करेंगे? देखिए, ये तो स्मृति ईरानी ने बहुत बेहतर बातें कही। परिवारवाद की बात पीएम मोदी भी करते हैं, और इन्होंने तो साला जीजा पार्टी ही बना दिया। अब जंग साला जीजा के बीच में है कि रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि भाई अमेठी से चुनाव लड़वाओ हमें, हमारी पत्नी लड़ेगी रायबरेली से, हम लड़ेंगे अमेठी से। ऐसे भी राहुल गांधी का कैरियर खत्म है, और कैरियर ही खत्म नहीं है बल्कि उनका परिवार भी खत्म है। अभी तक तो कुछ अता पता है नहीं, 53-54 साल के हो गए हैं। अगली पीढ़ी उनकी होगी भी या संत ही बने रहेंगे, इसके अब भरोसा है नहीं। तो हमें ही आगे गांधी नेहरू परिवार की विरासत को बढ़ाना है। प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के ही बच्चे हैं। अब ये दोनों बच्चे राजनीति में आएंगे, एक अपनी माँ के साथ प्रचार करने जाएगी, एक अपने पिता के साथ प्रचार करने जाएगा। तो दोनों में ये सेटिंग हो रही है कि अब राहुल गांधी का विदाई कराओ, पैकअप करवा दो, यहां से उठ जाएं, और वो चाहे कंदराओं में जाएं। ये जो बात करते हैं कि अध्यात्म की ओर अब हमारा रुख हो रहा है, अब हम पहले वाले राहुल गांधी नहीं हैं। राहुल गांधी की तो वो राहुल गांधी की हत्या हो चुकी है। तो अब यह आध्यात्मिक ज्ञान लें, किसी गुरु के पास जाएं, शरण में जाएं, और फिर इस संसार से मुक्ति के लिए अपने उपाय देखें। सियासत इनके लिए नहीं है। तो इसलिए ये साला जीजा की बात जो स्मृति ईरानी ने कही है, वो पूरे अमेठी में इसके पोस्टर लगेंगे अब, और दिखाएगा कि साला या जीजा। जब तक राहुल गांधी ये बता नहीं देते कि अमेठी से वो चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, तब तक ये साला जीजा का खेल स्मृति ईरानी जिंदा रखेगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी की हरकतें, राहुल गांधी का नॉन सीरियस बिहेवियर उनको लेकर सवाल खड़े कर देता है। इतने महत्वपूर्ण चुनावी पड़ाव में राहुल गांधी को रैलियां करनी थी, रोड शो करना था, जनता से मिलना था, पर राहुल गांधी जनता की चिंता कम और खुद की चिंता ज्यादा करते हैं, और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि देश चलाने का जिम्मा उनके हाथों में सौंपा जाए। राहुल गांधी की इस हरकत पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।